हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मुझे कुछ मैसेजेस आ रखे थे जिसमें ये पूछा गया था कि स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें। सिलेबस कंप्लीट है लेकिन फिर भी 170 टू 200 स्कोर कर पा रहे हैं बच्चे। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि सिलेबस कंप्लीट है 95%, उसके बाद भी बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल था। 2-3 जनों को मैंने रिप्लाई किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो कोशिश करूँगी मैं एक्सप्लेन करने की। अगर आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बात करते हैं अगर टॉपिक के बारे में कि कैसे स्कोर इंक्रीज़ करें। अगर हम मैथ्स को लें तो देखिए, मैथ्स के ना कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं। जैसे अगर आपका वो बेसिक जो बेस आपका जो बना हुआ है, फंडामेंटल जो है मैथ्स का, अगर आपका वो है, वो रेडी है आपका, तो मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में आप 18 क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर एडवांस से 2 क्वेश्चन भी आए तो आप उनको साइड में हटा दीजिए। 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे निकाल दीजिए जो आपसे बन नहीं रहे हैं या फिर माइंड में क्लिक नहीं हो रहे हैं, तब भी 18 क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के भी आराम से ईजिली कर देंगे। अगर बात करूँ कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे बेसिक जो चैप्टर है मैथ्स का वो है परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो आपको मैथ्स में हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब हेल्प होगी। अगर आपका परसेंटेज क्लियर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मैथ्स भूल जाइए। क्योंकि अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, आप सीधे जंप करके प्रॉफिट एंड लॉस, DI या फिर CI पे गए तो आपको नानी याद आ जाएगी मैथ्स पढ़ने में। सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपका परसेंटेज क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, DI, CI, SI और LCM में तो इतना नहीं होता, ठीक है, टाइम एंड वर्क वगैरह, एवरेज, पार्टनरशिप, इन सब में आपको क्या करेगा, परसेंटेज ही हेल्प करेगी। फिर तो आपको अपने बस क्या होगा, हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमें पकड़ना है। बाकी तो परसेंटेज ही उसमें काम आएगा, ठीक है। तो अब बात करूँ टोटल कितने बेसिक चैप्टर हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। तो सबसे पहला है परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा डिस्काउंट, फिर LCM HCF से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक है 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं LCM HCF से। वो दूसरी संख्या वाला तो हमेशा आएगा कि फर्स्ट संख्या ये है तो सेकंड संख्या क्या होगी अगर LCM और HCF ये है, ठीक है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन में मुझे लगता है आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार आता है, SI के एग्ज़ाम में भी आया था ये, ठीक है। फिर आ गया आपका CI SI, एवरेज अच्छे से पढ़ के जाएगा, क्योंकि एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आएगा ही आएगा, 2 नहीं तो फिर भी 1 तो एवरेज से आएगा ही आएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी और आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज को और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जिससे मैं बोल लूँ कि 50% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो 50% आप क्या करोगे, पहले आप उसको 100 लिखोगे, फिर 100 का 50% निकालोगे, उसके बाद कहोगे अच्छा 100 का 50% 50 हो गया, और फिर उसने उसको सेल किया तो इस पर क्या होगा 50 होगा। तो इसको करने में आपको कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, 2 में उसने परचेज़ किया, 1 का डिस्काउंट दिया तो 1 में उसने सेल किया, ठीक है। तो आपका SP निकल आया ईजीली। ऐसे ही मैथ्स की फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की क्या होती है, 60% की क्या होती है, 75% की क्या होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। मुझे ऐसा लगता है 19-20 फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/10 तक। उसके बाद फिर आपको आ जाने 11, फिर 2/, पे आ जानी है, फिर 3/, पे आनी है। इस तरीके से आपको मतलब जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको याद करनी ही करनी है। उससे आपका एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, वर्गमूल। क्योंकि आपने देखा होगा, आई थिंक RWA के मॉक में ही था, मैथ्स में जन शायद रीजनिंग में था क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। उसमें उन्होंने ऑड वन आउट करके पूछा हुआ था। उन्होंने 4 ऑप्शन में एक 17 का क्यूब, 17 का स्क्वायर, 17 का नहीं था, सॉरी मैं भूल गई, क्यूब दे रखे थे, 17 का, 18 का और 16 का। और एक इन्होंने एक
रैंडम नंबर दे रखा था कि बताओ इसमें ऑड वन आउट क्या है। तो जिसने वो रटे हुए होंगे अच्छे से, उसको तो देख के पता लग जाएगा कि भाई ये क्यूब दे रखे हो और ये इसमें अलग है, तो इसको हटाओ साइड करो, ठीक है। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 तक आपको क्यूब आने चाहिए, 20 तक आपको क्यूब आने ही आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो ये तो है आपके बेसिक चैप्टर। अगर आपको ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। मैथ्स में आप क्या कीजिए, रोज़ एक टॉपिक लीजिए। अभी क्या डेट है आज, 15 अप्रैल है और एग्ज़ाम 8-9 जून को है। कितने भी कम लगा लो, कम से कम 30-40 दिन तो अभी भी हमारे पास हैं। मैंने काउंट नहीं किया है, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर भी रोज़ उठाएंगे और इसको क्लियर करेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके ये क्लियर हैं और आपके 1-2 चैप्टर पे अगर पकड़ है एडवांस में, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन टफ आता है हमेशा। और 2 की पावर 10 तक आपको याद होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होगी, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इस तरीके से। और डी आई के प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डी आई के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर मान लो एक डी आई आ गई, उस पर उन्होंने सीधे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैथ्स में बहुत गंदा स्कोर होगा अगर डी आई के क्वेश्चन नहीं बने। और अगर आपको इसके अलावा भी और चैप्टर आते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, 2D और 3D। और अगर आप एडवांस में आपको नहीं आता है, फिर भी मैं एडवाइस दूंगी आपको, 2 चैप्टर हैं जो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, आप उनको एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे और एक ही दिन में आप उनके प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे 20-20 क्वेश्चन के भी, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो है AP और GP, क्योंकि AP से क्वेश्चन आना ही आना है, AP से तो मैक्सिमम आना है। GP की तो चलो मैं फिर भी बोल देती हूँ कि कोई मतलब थोड़े कम चांसेस हैं, पर AP में तो पूछते ही हैं। एक तो पूछ लेंगे कि इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं, ठीक है, और दूसरा पूछ लेंगे कि इस सीरीज़ का सम क्या होगा। तो 2 फॉर्मूला हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक होता है n नंबर के नंबर निकालने कितनी संख्या है, तो वही है a+n-1 इंटू d। इससे हमें पता लग जाएगा एक सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं। अगर उसमें उन्होंने बोला है कि आपको सम निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ईज़िली आप निकाल लेंगे और मुझे ऐसा लगता है इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पढ़ के जाइएगा, उसमें आता है, मतलब बहुत सारे मॉक में पूछा गया था जब SI की मैं तैयारी कर रही थी, तब एक उसमें पूछ देते हैं कि मतलब आपको मोड पता करना है कि मोड क्या है, और उसमें मीन मीडियन दे देंगे आपको और आपको मोड निकालना होगा। वो दे देंगे कि जो मीन है उसकी वैल्यू ये है, जो मीडियन है उसकी वैल्यू ये है, तो मोड बताइए कितना होगा। आपको कोई डाटा नहीं देंगे, आपको कोई टेबल नहीं देंगे, आपको कोई स्टैटिक्स नहीं करना है उसमें, आपको सीधे फार्मूला रख के वो क्वेश्चन निकालना होगा। तो उसका फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये था मैथ्स का। अगर मैथ्स में आप इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर एडवांस का कोई चैप्टर आपको आता है, जैसे 2D है, 2D में मान लो आपको एरिया और पेरीमीटर, कम से कम ये 2 चीज़ें तो आपको निकालनी आनी चाहिए। जैसे ट्रायंगल की हो गई, ट्रायंगल में आप सारे ट्रायंगल मत लो, पर बेसिक ट्रायंगल जो होता है विषमबाहु या फिर समकोण, 2 ट्रायंगल तो आप करके जाओ। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब करके जाना। और मैथ्स में जो बेसिक चैप्टर मैंने बताया है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, LCM, HCF, SI, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, ये 7-8 चैप्टर तो होने ही होने चाहिए, तभी मैथ्स में स्कोर होगा, वरना मैथ्स में तो फिर भूल जाओ, कोई स्कोर नहीं होने वाला फिर। और अगर बात करें GS की कि GS में कैसे स्कोर बनाएं, तो GS देखो ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग आजकल सबके अच्छे हो रखे हैं। और जो यूपी की तैयारी कर रहा है, यूपी में हर एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी सबकी अच्छी होगी। कितना भी कम करेंगे तो बच्चा कम से कम 29, 28, 30 तो करके ही आएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ही जो होते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होते हैं और जो हम जैसे एवरेज बच्चे होते हैं,
उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वरना 28 क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई करेगा ही करेगा। तो अगर बात करें जीएस की, तो जीएस में कैसे स्कोर करें। अगर आपका सिलेबस जीएस में कंप्लीट है तो आप अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए, एक टॉपिक रोज़ उठाइए और उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे आपने नगरीकरण उठा लिया, तो तो नगरीकरण को पहले आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। उसमें जो जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि मतलब नगरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस राज्य में है भारत के, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस में है, तो परसेंटेज में देखेंगे आप तो हाँ गोवा है। और अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखेंगे सबसे ज़्यादा नगरीकरण किस में है, तो महाराष्ट्र है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए। फिर आ जाएंगे नगरीकरण यूपी में, टोटल भारत में कितने वो हैं, 10 लाख की स्टेट है, यूपी में कितने 10 लाख या स्टेट हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट वाले होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम पे इन्होंने रैंडमली ऊपर से चुन के क्वेश्चन बनाया है ना, मुझे नहीं लगता है कि एसआई का सिलेबस से इन्होंने बनाया है, बस वो आई टी एक्ट दिया, जो इसमें भी कांस्टेबल में भी पूछा जाएगा आई टी एक्ट इसके सिलेबस में है, ठीक है। उन्होंने पूरा सिलेबस यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। तो टॉपिक लीजिए, उसमें बुक मार्क कीजिए, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कीजिए। जब आप उसको पूरा चैप्टर को पढ़ लेंगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको फिर एनालाइज कीजिए, आँख बंद कीजिए, माइंड में रिमाइंड कीजिए। उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज़ लगाइए, फिर उसको रख दीजिए। हफ्ते के एंड में जितने टॉपिक आपने क्लियर कर लिए हैं आप उनको फिर दोबारा 1 घंटे में रिवाइज़ कर दीजिए, ठीक है। तो 19 तो स्पेशल टॉपिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इस वाली बुक से पढ़ रही हूँ जो मैंने एसआई का एग्ज़ाम देने से पहले मंगा ली थी सर की, क्योंकि देखो 19 टॉपिक हैं। 19 टॉपिक को अगर मैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन मैं जीएस ही पढ़ूंगी, मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, और जीएस में तो भाई वास्ट सिलेबस है पूरा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं कोई पढ़ती रहूँगी। अगर एक टॉपिक रोज़ भी लेके चलूँगी तो मुझे 19 दिन लगेंगे। तो मैंने तो शॉर्टकट यही निकाला है इसका। मैंने ये बुक मंगाई है। अगर मैं इसका प्राइस बताऊँ कितना इसका प्राइस है, 125 का प्राइस था उस टाइम, अभी कितने क्योंकि मुझे पता नहीं। तो मैंने ये मंगाई थी। इसमें 19 टॉपिक्स दे रखे हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे सोशल मीडिया है, भारतीय कृषि है, जनगणना है, तो 2011 की ही जनगणना है, और उसमें आपको आसानी भी होगी क्योंकि 2011 से 2026 आ गया, बच्चे बहुत बार उसको रिवाइज़ कर चुके होंगे। अभी तक नई उनके कोई जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। फिर आपका आतंकवाद हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, और भारतीय साहित्य एवं ग्रंथ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का आएगा, ठीक है। फिर आपातकालीन सेवा हो गई, मानवाधिकार तो ज़रूर पढ़ के जाएगा, मानवाधिकार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, यूपी के राजस्व और पुलिस 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। और तो एक संहिता आएगी 2006 की यूपी की राजस्व संहिता, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्वास्थ्य में पोषण पढ़ के जाएगा कि किस विटामिन का क्या नाम है, और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी नहीं है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और प्रमुख आविष्कार की किसकी खोज किसने की है, जैसे टेलीफोन की खोज किसने की, और डायनामाइट की खोज किसने की, बहुत सारे क्वेश्चन है। पिन की खोज किसने की, बल्ब किसने बनाया, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। फिर आपके अवार्ड्स हो गए। अवार्ड्स में आपको एक साहित्य अकादमी, भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, मतलब ये सब है। और फिर वाणिज्य व्यापार है, आर्थिक परिदृश्य है, पर्यावरण से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं 90 पेज का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे पर्यावरण से। यूपीएसआई में भी पर्यावरण से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे थे। साइबर अपराध हो गया, साइबर अपराध से तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे एक आए चाहे 2 आए। जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, और जीएसटी की सिफारिश किसने करी थी, तो केलकर समिति। फिर आपका आता है विमुद्रीकरण से अच्छे खासे क्वेश्चन बनने की संभावना है, और बनेगी भी। ये 19 टॉपिक दे रखे हैं, और अगर आप एक टॉपिक भी रोज़ लिखेंगे तो आपको 19 दिन जाएंगे, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कि आपने पेन उठाया और आपने एक दिन में टॉपिक कंप्लीट कर दिया, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। जब तक आपके नोट्स ख़त्म होंगे तब तक मुझे लगता है एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, फिर उनको याद करने में नानी याद आ जाती है, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक मंगा लें,
इसमें 19 टॉपिक है और कोई भी टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 पेज का एक टॉपिक है और उस 4 से 5 पेज में कम से कम 70 से 80 MCQs भी हैं PY बेस्ड। तो मैं तो पहले एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद उसको रिवाइज़ करती हूँ, फिर आधे घंटे बाद उसके PYQs लगाती हूँ। उसके PYQ मैंने लगा दिए, फिर मैं यूट्यूब खोलती हूँ। यूट्यूब पे जो भी टीचर की मुझे बेस्ट लगता है कि हाँ ये इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर मैं उनको लगाती हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है, मेरा जो टॉपिक है वो मैं 3 बार पढ़ लेती हूँ। 3 बार पढ़ने के बाद वो माइंड में अच्छे से फीड हो जाता है मेरे। फिर मैं कोई भी मॉक लगाने से पहले हफ्ते में एक बार सैटरडे को सब कुछ रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो ये उसका बेस्ट तरीका है। और GS में आपको स्टैटिक्स में कुछ टॉपिक होते हैं जो आपका पढ़ने होंगे। अगर आप इनके नोट्स बना लें तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा लगता है नोट्स बनाने में अब तो कोई टाइम है नहीं नोट्स बनाने का, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तब तक आपका एग्ज़ाम के टाइम आ जाएगा, तब फिर आप उसको पढ़ेंगे कैसे। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकें पैसे और आपको ये ना लगे कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मैं कहूँगी कि रोज़गार विद अंकित पे जो दिवांजू 2.0 बैच है वो परचेज़ कर लीजिए। उसमें सोनवीर सर की स्टैटिक्स की क्लास होंगी। नहीं तो जिन बच्चों ने SI का एग्ज़ाम लिया होगा उसमें सोनवीर सर की स्टैटिक्स क्लास होंगी, या कोई भी बैच होगा उसमें सोनवीर सर की स्टैटिक्स की तो क्लास होंगी ही होंगी। उसमें PDF होंगी, क्लास नोट्स हैंड बाई जो हाथ से लिख के प्रोवाइड करते हैं वो वाले होंगी। उनको PDF को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट कराओ, और फिर आप क्या करोगे, आपका लिखने का टाइम बच जाएगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम ख़राब होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है लिखने में। आप उनको PDF को लीजिए और जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको मार्क कीजिए, साथ के साथ उनको याद कीजिए, फिर उनके PYQ लगाइए, फिर यूट्यूब पर उनको देखिए, और फिर आपके जो ऐसे करके कम से कम 12-13 टॉपिक होंगे जो मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है। उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि GS में आप कम से कम 27-28 क्वेश्चन तो कर जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी है, पॉलिटी से सबने पढ़ रखी होगी, पॉलिटी से इतना क्वेश्चन मतलब ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक्स और स्पेशल टॉपिक यही आपका सिलेक्शन कराएगा, मुझे इतना समझ में आ गया है। अगर बात करूँ कि मतलब वो कौन कौन से टॉपिक हैं स्टैटिक्स में, सबसे पहला तो है स्टेट और कैपिटल, देश, राज्य मतलब देश, उसकी राजधानी और वहाँ की करेंसी। नेशनल पार्क ज़रूर पढ़िएगा। टाइगर रिजर्व, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय कृषि, खेल, ट्रॉफी, उनसे संबंधित प्लेयर्स और उनकी शब्दावली, कौन सा खेल किस कोर्ट पर खेला जाता है वो, और चर्चित व्यक्ति, जैसे वो पूछ लेंगे कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, सबको पता है भाला फेंक। सानिया नेहवाल किससे है, सानिया मिर्जा किससे है, रोनाल्डो किससे है, इस तरीके के सवाल पूछेंगे। ठीक है, और मानवाधिकार है। और अगर बात करें अदर टॉपिक्स की, तो किस किस टॉपिक से आप कंप्लीट कर सकते हो, तो जहाँ तक मेरा पर्सनल मैंने एनालाइज़ किया है, मुझसे हर मॉक में फ़िज़िक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। मुझे फ़िज़िक्स का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। तो मैंने क्या करा है, फ़िज़िक्स में जैसे मुझसे तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, और सूर्य के प्रकाश की किरणें टकरा के जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो मैंने क्या करा है, मेरे पास अरिहंत की एक बुक थी, तो उसमें मैंने देखा ज़्यादा पेजेस में कवर नहीं था फ़िज़िक्स, तो मैंने ये कुछ इस तरीके का शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं फ़िज़िक्स के। शायद आपको दिखना रहे हो इस तरीके, मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप देख पाएँ तो बहुत छोटा लिखा हुआ है मैंने। तो ये 2 पेज होते हैं जो रफ का जॉइंट होता है, उस तरीके से आप देख रहे होंगे। ये साइड मेरा बिल्कुल ब्लैंक है, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। तो मेरा जो पूरा फिजिक्स है मैंने इतने में ही कंप्लीट कर लिया, आप देख रहे होंगे 1 पेज में ही आ गया। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने डीपली बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है, नहीं, लेकिन इसको करने के बाद मेरे जो मॉक में फिजिक्स से क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। जैसे इसमें मतलब रेंडम में टॉपिक बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़े हैं। जैसे कितनी राशियाँ होती हैं, 2 राशियाँ होती हैं, सदिश होती हैं। तो जितनी भी सदिश राशियाँ थी, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, अभिकेंद्री बल हो गया, अपकेंद्री बल हो गया, ये मैंने पढ़ ली। उसके बाद मैंने न्यूटन के नियम पढ़ लिए कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं, सेकंड नियम को क्या कहते हैं, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए मैंने। जैसे अगर चलती हुई बस रुक रही है
ठीक है, और बंदा एकदम से आगे जा रहा है तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, तो पहला नियम लगता है वो, ठीक है, जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। फिर दूसरा नियम होता है बल का नियम होता है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का होता है, ठीक है। उसके बाद आवेग, घर्षण, कार्य, बल, ऊर्जा। फिर गुरुत्वाकर्षण हो गया। गुरुत्वाकर्षण में जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ का 60 किलो भार है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो 1/6 होगा चंद्रमा पे। हमें इसका मतलब कोई भी भार होगा चंद्रमा पे जाके 1/6 हो जाएगा वो। और फिर तरंग हो गया, कोशिकत्व हो गया, ऊष्मा हो गई, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, दाब हो गया, बैरोमीटर हो गया, डॉपलर प्रभाव हो गया, ठीक है। अब श्रव्य तरंगे हो गई, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई। फिर उसमें तरंगों में पढ़ लेंगे श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, और जैसे केशिकत्व है तो मतलब इसे बोलते हैं इंग्लिश में कैपिलरिटी कुछ करके बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो उन्होंने पूछा कि जो लैंप है, लैंप में जो तेल चढ़ता है वो कौन सी क्रिया के कारण चढ़ता है, तो वो केशिकत्व होता है, ठीक है। फिर आपका विशिष्ट ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन में फिर आपका अपवर्तन, फिर पूर्ण प्रकाशांतरिक, फिर मानव नेत्र हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, तो हमारे रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। फिर आइरिस क्या होती है, जो हमारे आंखों का रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे डिपेंड करता है। जो हमारे पीपल को छोटा बड़ा करने का काम करता है वो कौन करता है, आइरिस करता है, ठीक है। फिर इसमें आपके लेंसेज हो गए, ठीक है। फिर आपकी विद्युत धारा हो गई, रेडियो सक्रियता हो गई, फिर आपका परमाणु बम हो गया, और आपकी एक्सरे हो गई, बस एक्सरे किरणें। तो इतने में देखो इतना आ गया है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से ये याद भी हो गया है, ठीक है। मैं बिना देखे ये पूरा सुना सकती हूँ आपको, इतना अच्छे से मुझे याद हो गया है, क्योंकि ज़्यादा पेजेस थे नहीं, तो मैंने जो रेंडमली कहते हैं ना फ्लो चार्ट टाइप में कुछ मैंने वैसा बनाया है। और अगर बात करें पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी तो सबने थोड़ी बहुत पढ़ी रखी होगी, जो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। और इसमें से बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो बच्चों के कंप्लीट होंगे, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। अगर पॉलिटी में बात करूँ मैं, पॉलिटी में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो पॉलिटी में देखिए सबसे पहले तो आपको प्रियम्बल पढ़नी है। प्रियम्बल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना कि आप पूरी प्रियम्बल पढ़ रहे हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर डैश डैश करके आगे आप अधिनियम समर्पित करते हैं, इतना नहीं पढ़ना आपको। आपको बस इतना पढ़ना है कि जो प्रियम्बल है क्या क्या कैसे शुरू होती है, तो हम भारत के लोग, तो भारत की जो सत्ता है वो किससे मिलती है, तो जनता से मिलती है, ठीक है। फिर आपको वाद पढ़ना है, 3 वाद तो पढ़ना ही पढ़ना है। पहला बेरुवादी, फिर केशवानंद और गोलकनाथ। क्योंकि जो केशवानंद है उसमें उन्होंने मूलाधार का ढांचे का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद आप फंडामेंटल राइट पढ़ लें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लें, डीपीएसपी पढ़ लें, मतलब नीति निदेशक तत्व। और प्रेसिडेंट तो पढ़ने ही पढ़ने, प्रेसिडेंट से देखो क्वेश्चन बनता ही है पॉलिटी में। आप घुमा फिरा के प्रेसिडेंट पे सारी चीज़ें आके अटक जाती हैं, जबकि प्रेसिडेंट का कुछ भी नहीं है, पर प्रेसिडेंट पूछा जाता है हमें हर एग्जाम में। और पंचायती राज ज़रूर पढ़ लें, ज़्यादा अच्छे से भी ना पढ़ पाए तो इतना पढ़ लें कि पंचायती राज कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ा, कौन सी अनुसूची में जुड़ा, सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था और किसने सिफारिश की थी, कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। डीपीएसपी में भी है हमारे, ठीक है। और अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे पंचायती राज में तो भी सही है। और बात करें कि अगर आपका इतना कंप्लीट है, देखो स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तो स्कोर इंक्रीज़ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस सब का आपका कंप्लीट है या नहीं भी है, या इससे कम भी कंप्लीट है आपका, ठीक है, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, या मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, या मैं कैसे अपना स्कोर इंक्रीज़ करूँ, तो जब भी आप मॉक लगाते हैं तो मॉक लगाते टाइम जब आपका मॉक कंप्लीट हो जाए, आप अपना मॉक को एनालाइज कीजिए, ठीक है। भले आप आधे घंटे का ब्रेक ले लें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लें। आपने सुबह में मॉक दिया तो शाम को एनालाइज कर लें, पर मॉक एनालाइज करें, क्योंकि आप मॉक दे रहे हैं, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्कोर तो दिखेगा कि हाँ मेरा इतना स्कोर आ रहा है इसमें, फिर वही स्कोर आगे वही स्कोर चलेगा, मतलब इंक्रीज़ नहीं होगा भी तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप मॉक एनालाइज करेंगे तो आपको अपनी कमियों का पता चलेगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, और जब तक आप अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, आप हर मॉक में वही गलती करते चले जाएंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलिटी में पूछ लिया गया, मान लो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, ठीक है।
आपने क्या करा कि भाग 4 आपने टिक कर दिया, ठीक है, आपने मॉक सबमिट कर दिया, आपका मॉक कंप्लीट हो गया, आपने मॉक सबमिट कर दिया। क्वेश्चन आपका हो गया गलत, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो भाग 3 में है, ठीक है, लेकिन आपने मॉक एनालाइज ही नहीं किया। जब आपने मॉक एनालाइज नहीं किया, जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन दोबारा आएगा, आपको नहीं पता कि आपका क्वेश्चन गलत था, ठीक है, अगर आपको पता भी लग गया कि चलो वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, लेकिन जब भी आप दूसरा मॉक देंगे या कहीं पे भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपके माइंड में वही पिन होगा कि मैंने उसमें भाग 4 लगाया था। फिर आप भाग 3 और भाग 4 में इतने कन्फ्यूज होंगे कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है 90% चांसेस है क्या फिर भाग 4 ही लगा के आए, क्योंकि आपने तो एनालाइज ही नहीं किया। तो अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक देने के बाद आप एक एक सिलेबस लीजिए, सेक्शन लीजिए। जैसे मान लो आपने हिंदी ले लिया, तो हिंदी में आप टॉपिक लिखिए, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो कोशिश कीजिए वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। डीपली नहीं पढ़ सकते तो एक फ्लो चार्ट टाइप में पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वो अच्छे से आता है और फिर भी गलत हो रहा है तो आप उसका रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे तुक्के में सही हुए हैं आप उनको भी नोट डाउन कीजिए, और जो आपकी गलती से गलत हुए हैं उनको भी नोट डाउन कीजिए, और जो आपको नहीं आते तब वो गलत हुए हैं आप उनको भी नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए आपने जीएस लिया है, जीएस में आप उन क्वेश्चन को लिखिए जो आपसे नहीं हुए हैं, ठीक है, और जो आपसे तुक्के में सही हुआ है, यानी कि ये तो सही हो गया कि तो मैं इसको मैं क्यों नोट डाउन करूँ, आप उसको भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपका आज यहाँ तुक्के में सही हुआ है, जब अगले मॉक में अगर वो क्वेश्चन कभी आपके आगे आके फंसा तो आप उसको जब पढ़ चुके होंगे, आपके माइंड में वो अच्छे से बैठ चुका होगा, तो आप उसको वो टिक करेंगे तब आगे बढ़ेंगे और सही आंसर टिक करेंगे आप उसका, ठीक है। और रही बात मैथ्स की कि मैथ्स को कैसे एनालाइज करें, तो मान लीजिए आप कोई चैप्टर है आपका मैथ्स में और उससे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, ट्रेन से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो आपसे नहीं बना, तो आपको जो ट्रेन है वो ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने क्या करा, ट्रेन के कुछ क्वेश्चन लगा लिए, जी मेरा रिवाइज हो गया, या आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को बस आपने पेज पलटा ऐसे करके, अच्छा ये ऐसे ऐसे करके, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं पहले उनसे रिवाइज कर लें हो सके तो, उसके बाद आपको टाइप वाइज पढ़ना है उसको। जैसे मान लीजिए पहला टाइप ये हो गया कि जो ट्रेन है वो सीधी मतलब चल रही है तो कितनी देर में कितनी जो दूरी है उसको कंप्लीट करेगी, नॉर्मल टाइप हो गया। सेकंड टाइप ये हो गया कि दो ट्रेनें हैं और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी या किसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। फिर दो ट्रेनें हैं, दोनों सेम दिशा में जा रही हैं, तब वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, या दूसरे की स्पीड क्या होगी, या दूसरे की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। फिर आपका मेन और ट्रेन हो गई, फिर ब्रिज और ट्रेन हो गई, उसके बाद फिर ह्यूमन और ब्रिज हो गया, ठीक है। फिर सेम डायरेक्शन हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इससे क्या होगा, आपका कोई भी जो टॉपिक है मतलब जो टाइप है वो बचेगा नहीं। जब आप इसको ऐसे रिवाइज करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे और इसी तरीके से स्कोर बढ़ सकता है। क्योंकि देखो भाई, मुझे भी मतलब मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो मैंने तो इसी तरीके से कंप्लीट करा है। मेरा पूरा मैथ्स अभी कंप्लीट है और ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक कॉपी ली उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे और मैथ्स हो गया, नहीं। जैसे ये मेरी रफ कॉपी है, ऐसी ही इतनी आप देख रहे होंगे, ऐसी मेरी 3 नोटबुक्स भरी हुई हैं मैथ्स के नोट्स से, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन के जितने भी टाइप होते हैं, और टाइप में भी अगर मुझे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लगता है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं उसको भी नोट डाउन करती हूँ, उसके एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। और साइड में मैं हमेशा एक नोट बॉक्स में बंद करती हूँ कि अगर मान लो मैं जैसे किसी चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि 18 × 5 कर दिया, 5/18 का, इससे मैंने उसको गुना कर दिया और मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ, नहीं। मैं साइड में एक नोट लिखती हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करें, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18 × 5 से गुना करें। सही बोला है मैंने, अब तुम भूल भी गई मैंने क्या बोला है, ठीक है। इस तरीके से मैं करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा स्कोर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है पहले से, लेकिन स्कोर मेरा अभी मुझे कम लगता है मॉक में, 260 प्लस होना ही होना चाहिए। तो कोशिश आप लोग भी कीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम
140 स्कोर तो होना चाहिए, 170-200 स्कोर बहुत कम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हट गई है। और नेगेटिव मार्किंग हटने से बच्चों के कम से कम 10 नंबर तो, मतलब जो 10 क्वेश्चन है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हुए हैं। जब तक नेगेटिव मार्किंग थी तो बच्चा डरता था कि अगर उसको आता भी है और कंफ्यूज है तो उसको 50% चांसेस थे कि वो उसको स्किप कर दे और आगे बढ़ जाए, क्योंकि तुक्का मारने से बच्चा डरता था, क्योंकि जो उसके नंबर हैं वो कम हो सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले और मैं क्लियर कर पाई हूँ आपके डाउट्स, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे अगर एक लाइक भी बढ़ता है ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कोई और डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। और इस स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। आप स्टैटिक्स और स्पेशल टॉपिक और पॉलिटी और यूपीजी के तो सबको थोड़ी बहुत आती होगी वो, ठीक है। यूपीजी के भरमार के नहीं आएगी कि 8-8, 9-9 क्वेश्चन जैसे पहले आते थे, ऐसे कुछ नहीं आने वाली। पिछले एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं आया था यूपीजी के से, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।